हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग बाउंड चार्ज या चार्ज एट रेस्ट की पढ़ाई करते हैं। हम लोग वहाँ देखते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होगा या चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेस्ट में होगा तो अपने आसपास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसका कैसे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करना शुरू कर जाए, है ना, वो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वो कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वो कंडक्टर कोई मेटल हो सकता है या एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, तो वहाँ करंट फ्लो होगा और करंट को एक फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा देते हुए उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, हम लोग स्टेडी एंड अनस्टेडी करंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारा सिलेबस स्टेडी करंट का है, लेकिन अनस्टेडी करंट के भी बारे में हम लोग थोड़ा सा उसका डिफिनेशन जान लेंगे। अनस्टेडी करंट वो करंट है जब कभी भी वो किसी कंडक्टर के क्रॉस फ्लो करता है तो कंडक्टर के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से अलग अलग पोटेंशियल्स, वो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग पोटेंशियल्स डिफरेंस डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के क्रॉस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेडी करंट का मतलब ये है कि एक बार करंट अपना एक फिक्स वैल्यू को गेन करके और पूरे कंडक्टर के क्रॉस करंट फिक्स रहेगा, है ना। तो इससे क्लियर हो गया कि अनस्टेडी में करंट फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रॉप बदलता जाएगा। जैसे अनस्टेडी करंट का एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ये लाइटनिंग ऑफ थंडर, है ना। लाइटनिंग ऑफ थंडर को हम अनस्टेडी करंट कह सकते हैं। जैसे क्लाउड हायर पोटेंशियल पे होता है, हमारा धरती अर्थ जो है लोअर पोटेंशियल पे होता है, और एटमॉस्फेयर से होकर के जो करंट आता है वो अनस्टेडी करंट होता है। स्टेडी करंट जैसे करंट ड्यू टू ए ड्राई सेल, केमिकल सेल, है ना, जो हम नॉर्मल जैसे टॉर्च की बैटरी होती है, उस बैटरी से जो करंट आएगा, जैसे इन्वर्टर, ये सब में हम लोग देखते हैं, है ना, ऐसे करंट्स कांस्टेंट करंट माने जाएंगे, स्टेडी करंट माने जाएंगे। सबसे पहली बात है कि करंट को डिफाइन कैसे करते हैं। करंट जैसे सपोज दिस इज ए क्रॉस सेक्शन, ये कोई क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर के पार्ट का, और इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर से भी चार्ज फ्लो कर रहा है। इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है Q प्लस, और इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है Q माइनस, इसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट और नेगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, वही चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग एवरेज करंट कहते हैं। यानी वी कैन फाइंड करंट I इज इक्वल टू, अब नेट चार्ज का मतलब यहां समझना पड़ेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज का राइट की तरफ मूव करना इक्विवेलेंटली सेम एज नेगेटिव चार्ज का राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम बातें होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नेट चार्ज का फ्लो यहाँ 0 है, क्योंकि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अलग अलग चार्ज मूव कर रहे हैं, जो साइन में अलग अलग है, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव। तो करंट इज बेसिकली Q प्लस माइनस Q माइनस। अब यहाँ Q माइनस का मतलब इस चार्ज को आप नेगेटिव जब लेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा बाय टोटल टाइम t। तो ये जो फंडा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q प्लस माइनस Q माइनस। इससे क्लियर है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग माना जाता है। पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उधर के ही अलोंग हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। जनरली हम लोग देखेंगे जैसे सॉलिड कंडक्टर है, उसमें चार्ज कैरियर के रूप में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो वहां पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। हमें ज्यादा जो हमारा सिलेबस है, या ये कह सकते हो आपकी जो मेन सिलेबस है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हम लोग किसी कंडक्टर जैसे कॉपर में, सिल्वर में, एटसेट्रा में देखेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन सेम होता है। नेगेटिव चार्ज अगर कहीं मूव कर रहा है तो जस्ट उसके अपोजिट हम लोग, अपना एक कन्वेंशन है और उसी को हम लोग डायरेक्शन को करंट का फ्लो का डायरेक्शन मानते हैं। तो I इज इक्वल टू Q प्लस माइनस Q माइनस बाई डेल्टा टी। या बेसिकली अगर हम लोग यहाँ एवरेज करंट की बात करें, एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट हमारा हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। यानी किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नेट चार्ज जो फ्लो किया, और नेट चार्ज जब फ्लो करने की बात करेंगे यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की बात करेंगे। अगर नेगेटिव मूव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, सेमी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। डेल्टा क्यू नेट फ्लो ऑफ चार्ज बाय
टोटल टाइम टेकन इज एवरेज करंट। तो करंट की यहां से यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं, आप लोग इतनी छोटी बात जानते होंगे। एवरेज करंट का मतलब होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने इसको डिफाइन किया। हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट आई जो होगा वो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो चलो भैया एवरेज करंट हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये थोड़ा सा आप इसके चक्कर में मत पड़ना, रिसर्च मत करना कि ये लिमिट क्या है और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्या है, खासकर नीट के स्टूडेंट्स। जेईई मेन वाले लोग इसको जानते होंगे, जो मैथ्स पढ़े हुए हैं, मैथ्स में लिमिट चैप्टर जब आप पढ़े होंगे, ये चीज मोशन इन वन डायमेंशन में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब जब आप निकालते हो तो आता था। लिमिट का मतलब ये कि हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की, जहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जैसे एवरेज करंट निकालोगे तो एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकालोगे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालोगे तो एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस बन जाता है। और इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बोल सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो इससे क्या होगा कि अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो किसी टाइम पे करंट निकालना हो, तो किसी टाइम पे करंट का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे, और चार्ज को डिफरेंशिएट करके और वो पर्टिकुलर टाइम रख देंगे जो फंक्शन आया रहेगा, और उस टाइम पे हमारा करंट आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट भी कभी पूछा जा सकता है आपसे, कभी कभी एवरेज करंट भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से क्लियर होगा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन एज Q is equal to 2t square plus 6t. Charge through a conductor is given as Q is equal to 2t square plus 6t, where t is time and Q is charge. Then what is current? What is current at t is equal to 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे करंट कितना होगा ये निकालना है। 3 सेकेंड पे करंट का मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया है, यानी आपको dq बाई dt निकालना होगा। तो करंट I इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dq बाई dt। अच्छा, हमेशा ध्यान रखेंगे I इज इक्वल टू dq बाई dt लिख देने से जिस प्रकार का भी करंट पूछेगा, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वो आप आसानी से निकाल लोगे। यानी ये दिस फॉर्मूला ऑफ करंट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मूला, इससे कभी गलती नहीं होगी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर आई, तो हमेशा याद रखना कि वो आई एवरेज है, लेकिन डी क्यू बाई डी टी अगर आप निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली एवरेज होगा, तो वो निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस होगा तो भी निकल जाएगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का 2t और पीछे 2 लगा है, 2 2 जा 4t प्लस 6t का क्या हो जाएगा 6, 4t प्लस 6, 4t प्लस 6। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, 4t प्लस 6। 4t प्लस 6 में t इज इक्वल टू कितना रख देंगे 3, तो एट t इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 3 का मतलब 4 इंटू 3 प्लस 6, 4 3 जा 12 प्लस 6 18 एम्पियर। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो 3 सेकंड पे करंट क्या हो जाएगा 18 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और, आपसे करंट और टाइम का ग्राफ अगर कोई कह देता ड्रॉ करने को तो आप कर सकते थे। आईटी ग्राफ हम लोग आसानी से यहाँ ड्रॉ कर सकते थे। आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा, तो आई 4t प्लस 6 है, करंट और टाइम में कैसा रिलेशनशिप है, करंट और टाइम में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन जब कभी भी लीनियर इक्वेशन हो उसको ड्रॉ करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। एक बार t को 0 करेंगे i निकाल लेंगे, एक बार i को 0 करेंगे t निकाल लेंगे, और दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का ये तरीका है।
मतलब जनरली अगर हम बात करें तो एक बार x को 0 करेंगे y निकाल लेंगे, एक बार y को 0 करेंगे x निकाल लेंगे। तो एक बार अगर आप t 0 करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 6 यानी 6, तो i 6 आएगा। तो t 0 तो i 6 यानी ये कोई पॉइंट हो जाएगा एंड इसका कोऑर्डिनेट 0,6 हो जाएगा। और एक बार i 0 करोगे तो विच इंप्लाइज व्हाट 40 प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि i 0 तो i तो ये पूरा है। 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, सो t इज इक्वल टू -6/4। -6/4 का मतलब यहां कहीं t -6/4। हालांकि ध्यान रखना है टाइम नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। तो t -6 का मतलब यहां कहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/4, 0। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को पहले डॉट 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 से मिलाएंगे। डॉट 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 से इसलिए मिलाएंगे क्योंकि हम ये दिखाएंगे कि टाइम नेगेटिव हम लोग यहाँ नहीं ले रहे हैं। टाइम जो भी होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ के बाद एक सॉलिड लाइन से दिखा देंगे। ये डॉट 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 केवल दिखाने के लिए है, आप इधर डॉट 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 दिखाना। हालांकि सॉलिड लाइन से भी दिखा दोगे तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा है। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो द ग्राफ इज लाइक दिस। t 0 से टाइम स्टार्ट होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा। देखने से भी लग रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा, है ना। यही तो पूछ देता व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी क्वेश्चन में पूछ देता रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या हो जाता है di/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम निकालेंगे तो करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम भी निकाला जा सकता है, जैसे क्वेश्चन में ही दे दे तो di/dt निकाल लेंगे। di/dt क्या हो जाएगा, तो di/dt हो जाएगा, अब i दिया हुआ है 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 का मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 40 का क्या आ जाएगा 4 और 6 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 4 हो जाएगा। और यूनिट की बात करें तो di/dt, i की यूनिट क्या हो जाएगी, i का यूनिट एम्पियर और टाइम यूनिट सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड, 4 एम्पियर पर सेकंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कभी कभी करंट देके भी चार्ज पूछा जा सकता है। तो चार्ज फ्लो थ्रू एक कंडक्टर, चूंकि I इज इक्वल टू हम लोग dq/dt लिखते हैं, तो यहां से dq इज इक्वल टू i dt भी लिख सकते हैं, i dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल चार्ज q आ जाएगा। और लिमिट t1 से t2 है ना, t1 से t2 लिमिट देके अगर i dt कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब करंट को इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो व्हाट वी विल गेट इज टोटल चार्ज फ्लो इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये q जो आएगा वो आएगा टोटल चार्ज फ्लो इन इंटरवल t1 टू t2, है ना, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगर बात करें कि आखिर ये करंट पैदा कैसे करेंगे, है ना, किसी कंडक्टर के क्रॉस जो ये जो करंट है। अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लीजिए, ये जो हमने IDT लिखा है ना, IDT को हम लोग लिख सकते हैं कि IT ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, जैसे कोई IT ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा, एरिया अंडर द कर्व दे देगा चार्ज फ्लो। मतलब अगर t1 से t2 लिमिट जाएगी तो t1 से t2 लिमिट में उस टाइम इंटरवल में टोटल चार्ज जो फ्लोन होगा वो आ जाएगा आपका, है कि नहीं। उसी तरीके से QT ग्राफ का बात करो, अगर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का बात करो तो उसका स्लोप क्या दे देगा, तो उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंस्टेंटेनियस करंट देगा। ओके, नाउ वी विल सी कि करंट एक्चुअली किसी कंडक्टर में आता कैसे है ना। अगर हम बात करें तो जब तक किसी कंडक्टर के क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, एक कंडक्टर फ्रीली कहीं रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडमाइज्ड मोशन की वजह से अगर हम बात करें तो उनमें स्पीड तो होता है
बहुत हाई स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग थर्मल मोशन भी कहते हैं। जहां पे आप लोगों ने निकाला होगा थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 3/2 kT। 3/2 kT का मतलब 3/2 तो चलो एक नंबर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, यानी वहां पे एनर्जी पर मोल आप लोगों ने निकाला होगा 3/2 kT करके, कि तीनों ट्रांसलेशनल, एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, तो हाफ kT हाफ kT हाफ kT, 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT फॉर ईच ट्रांसलेशनल मोशन। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो 3/2 kT। लेकिन बात वहां यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, वो तो रैंडमाइज्ड मोशन है, दैट इज कॉल्ड थर्मल मोशन। तो रैंडमाइज्ड मोशन में क्या होगा कि वो इस प्रकार मूव करेगा कि अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस बात करेंगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं देख पाएंगे। करंट आने के लिए किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना जरूरी है। वो कब होता है? तो वो तब होता है जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, क्योंकि एक डिफाइंड मोशन के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स के, वी नीड सम फोर्स टू बी एक्टिंग, और वो फोर्स एक्सेलरेट करे। फिर हम आगे का मैकेनिज्म देखते हैं कि फिर वो कैसे कोलाइड करता है लैटिस में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम करता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है। फिर हम लोग अपना एक मॉडल तैयार किया हम लोगों ने, जो आप लोगों ने डेरिवेशन में देखा होगा करंट के, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो डेरिवेशन होता है। वैसे ये कंडक्टर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, लेंथ इसका L है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, V वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। V वोल्ट की बैटरी एक हमने अप्लाई कर दिया, 2 सेल को कनेक्ट करके एक बैटरी बना दिया है हम लोगों ने। देखने से ही लग रहा है कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये राइट हैंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। अब यहाँ क्या है, होगा क्या बेसिकली, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, V क्रॉस आते ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा दैट इज V/L। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड V/L के बराबर होगा। और वो V/L के बराबर होने की वजह से दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा यहाँ, तो हम लोग कांस्टेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, यानी हम लोग जैसे अगर एनालॉजिकली समझे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मान करके हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करेगा क्या, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो थे वो रैंडम मोशन में थे। रैंडम मोशन की वजह से उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी यू इनिशियल हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यू इनिशियल बात 0। रैंडम मोशन में स्पीड तो होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी को होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। रैंडम मोशन में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, है ना, वेलोसिटी नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यू इनिशियल इज 0। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें किसी क्रॉस सेक्शन में, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, राइट से लेफ्ट। और वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज E/m। ध्यान रखेंगे हम लोग, और यहां मैं माइनस लगा दे रहा हूं, माइनस इसलिए लगा दे रहा हूं क्योंकि फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। बार बार मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, आपको खुद समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की ही तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ये सॉरी, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज E एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -E/m। तो किसी भी t टाइम पे अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, v एट एनी टाइम t इज u प्लस at। अगर हम लिखे तो u 0 है, a इंटू टी हो जाएगा, a इंटू टी क्या हो जाएगा, तो -E/m इंटू टी। दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। यानी इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेगा तो किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन जैसे ही राइट से लेफ्ट एक्सेलरेट करता है ना, एक्सेलरेट करते ही वो लैटिस में जाकर के टकरा जाता है। जैसे कोई देखेगा तो वो ये कहेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि t यहाँ लग चुका। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है ना, ऐसा इसलिए यहाँ नहीं होता है कि आप, अच्छी बात है, आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये रहेगा, लेकिन ये बहुत देर तक के लिए नहीं रहेगा। जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा सा समय हुआ, आप किसी से कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड करने के बाद आप फिर से आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर क्योंकि फील्ड तो मौजूद है, वो तो कॉन्टिन्यूअस मौजूद है, फिर आप पे वो फोर्स लगेगा, है ना। जैसे वो मोशन ऐसे होगा, एक्सेलरेट किए टकरा गए, फिर एक्सेलरेट किए टकरा गए, फिर एक्सेलरेट किए टकरा गए, ऐसा कुछ होगा। यानी वो एक्सेलरेट करता हुआ मोशन नहीं मान सकते, एक्सेलरेट किए टकरा गए, एक्सेलरेट किए टकरा गए। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि
जितने देर तक आप फ्रीली मूव किए, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जितनी देर तक फ्रीली मूव किया है ना, विदाउट एनी सक्सेसिव कोलिजन, उस टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे कंडक्टर के क्रॉस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, बशर्ते ये टी कितना ले लेंगे, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है ई बाई एम इंटू टाउ। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, ये भी आपको क्लियर है, राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछे, कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, दैट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे एक चीज और हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना हो जाएगा, vd बाई ई, दैट इज ई इंटू टाउ बाई एम, ई इंटू टाउ बाई एम। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या सिंपल मोबिलिटी भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोबिलिटी। एक चीज यहां क्लियर होना चाहिए कि ये जो मोबिलिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये किन किन चीजों पे डिपेंड किया, तो स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड किया, है ना, स्पेसिफिक चार्ज पे, क्योंकि चार्ज बाई मास इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बोल सकते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 फैक्टर दे देगा, 4 ऑप्शन, उसमें से पूछ लेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनमें से किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रिलैक्सेशन टाइम, कुछ ऐसा करके। तो रिलैक्सेशन टाइम पे किया ना डिपेंड, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखेंगे। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज बाय मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक नया काइंड का फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, इसका डायमेंशन क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप लोग निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि करंट हम बेसिकली निकालेंगे कैसे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गया हमारा, अब करंट हम लोग निकालते हैं। तो अगर मैं किसी क्रॉस सेक्शन की बात करूं, यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन मैं लिया था, इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करना होगा कि कितना चार्ज एक्चुअली में फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि dq बाई dt मुझे निकालना है करंट निकालने के लिए। तो मुझे dq निकालने के लिए यहाँ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन के क्रॉस, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, है ना। तो वो अगर चार्ज निकालने जाऊं तो उसके लिए मुझे एक टर्म डिफाइन करना होगा, नंबर डेंसिटी। सबसे पहले नंबर डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं n, नंबर डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम लोग स्मॉल n ले लेते हैं, ये हमारा नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता चल जाए और वॉल्यूम तो पता है ही A/L, तो मैं आराम से ये स्मॉल n नंबर डेंसिटी निकाल सकता हूं। अब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कैसे फ्लो कर रहे होंगे, राइट से लेफ्ट, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट वाला कॉन्सेप्ट जब हम जान चुके हैं तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम करंट की बात करेंगे यहाँ, तो करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर। अब देखिए करंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ डेल्टा क्यू निकालना होगा कि चार्ज एक्चुअली में कितना फ्लो किया। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो चार्ज हो जाएगा यहाँ नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो नंबर डेंसिटी क्या है, n, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो अगर ये dx विड्थ है, अगर ये विड्थ dx है तो n adx क्या हो गया, स्मॉल वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर दे E, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू। तो करंट I कितना आ जाएगा हमारा, करंट I डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर मैं करूं, ये हो जाएगा NAE dx बाई dt। आप इस dx को डेल्टा x भी लिख सकते हो, आप यहां इसे dq भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, dq बाई dt लिखो, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। सो dx बाई dt, ये dx बाई dt क्या है, ये dx बाई dt इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का रेट है, और जब एक बार ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी तो किस वेलोसिटी से मानेंगे इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो dx बाई dt, सो इट इज NAE, और dx बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं vd, I इज इक्वल टू NEA vd या NAE vd।
NaEVD ये करंट का बेसिक फॉर्मूला हुआ। जब नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो पता ही है आपको, नंबर डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में जब करंट पूछा जाएगा तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NEA या NaEVD। ऑलराइट, दूसरी बात, यहां पे एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं, जब करंट पर यूनिट एरिया I/A इज इक्वल टू NeVD। दिस I/A करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अच्छा, यहां ध्यान रखेंगे, इन फॉर्मूलाज में रिसर्च ज्यादा नहीं करेंगे, ये जो फॉर्मूला आ रहा है उस पे एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। I/A को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, जो कि एक क्या है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज कॉल्ड J, करंट डेंसिटी। इसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, NeVD इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर मैं यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दूं तो J थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया था, EE/m इंटू टाउ। तो अगर मैं J को और डिटेल में लिखूं तो J आ जाता है NE, और VD को अगर मैं लिख दूं EE/m इंटू टाउ, है ना। तो ये हो जाएगा NE² E/m इंटू टाउ, NE²E, क्योंकि मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है जो कि आया था EE/m इंटू टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो E इंटू E E² हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू ये हो जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि जब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखिए इस फॉर्मूले में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जरूर NE²/m इंटू टाउ जो होगा वो एक स्केलर फैक्टर होगा। स्केलर का मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो NE²m इंटू टाउ। यहां हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जिधर फील्ड होता है ना उधर करंट तो फ्लो कर ही रहा है, देख रहे हो ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट, फील्ड लेफ्ट से राइट, करंट लेफ्ट से राइट, करंट डेंसिटी भी उधर ही होता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, J वेक्टर इज इक्वल टू NE² टाउ/m इंटू E वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग। यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी J इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और यहां ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, इस पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ NE² टाउ/m, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। इस कंडक्टर की क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी। सो दिस NE² टाउ/m को हम लोग बोलते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना। इस कंडक्टिविटी के, यानी मैं लिख सकता हूं अब J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज NE² टाउ/m, और इस सिग्मा का जो रेसिप्रोकल होता है 1/सिग्मा जो होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, है ना। तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा M/NE² टाउ, है ना, M/NE² टाउ। उसी तरीके से मैं J इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ρ इंटू E भी लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू ρ इंटू J भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा 1/ρ हो जाएगा। ऑलराइट, हम लोगों ने करंट का डिफिनेशन देखा है ना, लेंथ एल पोटेंशियल डिफरेंस बी लेकर के। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम लोगों ने देखा I इज इक्वल टू NeAVD, N नंबर डेंसिटी, है ना, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जब हम सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे तो किसी कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी क्या होगा, तो नंबर डेंसिटी हमारा फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और स्टीडी करंट की जब हम बात करते हैं कि एक बार करंट का सेटअप कंडक्टर के क्रॉस हो जाएगा, तो स्टीडी करंट का मतलब क्या है, पूरे कंडक्टर के क्रॉस करंट सेम हो जाएगा। स्टीडी स्टेट का यही मतलब होता है
यानी n कांस्टेंट, e कांस्टेंट, i कांस्टेंट का मतलब a इंटू वी डी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी फॉर स्टेडी स्टेट अगर हम बात करें, फॉर स्टेडी स्टेट अगर बात करें, स्टेडी स्टेट व्हाट वी कैन राइट इज, तो वी कैन राइट a इंटू वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कभी कभी आप देखेंगे av इज इक्वल टू कांस्टेंट, av इज इक्वल टू कांस्टेंट c लिखा हुआ रहता है। v जहां पे अंडरस्टूड रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा एक चीज याद कीजिए, ये थोड़ा सा वैसा ही फॉर्मूला है ना, a1v1 बराबर a2v2, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं और फ्लूइड फ्लो पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब वाटर फ्लो या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है ना, तो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है पाइप का, वहां पे वेलोसिटी कम होती है, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये भी कांस्टेंट। ऐसा ही कंडक्टर में भी जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात होती है तो होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे ऐसा कोई कंडक्टर मैं ले लूं फ्रस्टम जैसा, ऐसा फ्रस्टम जैसा, है ना, और कोई कहे कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, स्टेडी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ का एरिया a1, यहाँ का एरिया a2, तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट में क्या लिखेंगे हम लोग, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। देखने से ही क्लियर है कि यहाँ का एरिया ज्यादा है, इधर का एरिया कम है ना, तो जहाँ का एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी कम, तो विच इंप्लाइज, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि a2 इज ग्रेटर देन a1, विच इंप्लाइज व्हाट, v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 लेस देन v1 या v1 ग्रेटर देन v2, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, करंट I इज इक्वल टू, हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू MEAVD, ये लिख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड VD इज इक्वल टू, फिर हमने क्या लिखा, तो VD इज इक्वल टू लिखा MEA, और VD को हम लोग लिख सकते थे E बाई M इंटू टाउ, तो ये बन जा रहा है ME स्क्वायर A E बाई M इंटू टाउ। यहाँ पे ME स्क्वायर टाउ बाई M को हम लोग J बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, J। तो देखिए, चूंकि एक चीज और हम लोग क्या देख रहे थे, तो J इज इक्वल टू हम लोग देख रहे थे सिग्मा E, है ना। अब सारी चीजों को थोड़ा सा कलेक्ट करके कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग सर्च करेंगे। J इज इक्वल टू सिग्मा E जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें सिग्मा क्या था, है ना, सिग्मा था हमारा, ये सिग्मा जो था, सिग्मा था ME स्क्वायर टाउ बाई M था ये सिग्मा। और रो की बात करें अगर, तो रो क्या था हमारा, अगर हम रो की बात करें तो रो था हमारा M बाई NE स्क्वायर टाउ, मतलब रेसिप्रोकल था, सिग्मा का क्या था, रेसिप्रोकल था। तो अगर मैं यहाँ पे NE स्क्वायर टाउ बाई M, NE स्क्वायर टाउ बाई M को मैं यहाँ लिख देता हूँ, NE स्क्वायर टाउ बाई M को मैं लिख देता हूँ सिग्मा AE, है ना, NE स्क्वायर टाउ बाई M को सिग्मा A एज इट इज और E एट इज, तो E को फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था उस कंडक्टर के क्रॉस, V बाई L, है ना, तो I इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर इसी I को मैं लिख सकता हूं सिग्मा को 1 बाई रो A V बाई L, है ना, और I अगर नीचे चला जाए और रो L को इधर ले जाऊंगा A को, तो विच इंप्लाइज V बाई I इज इक्वल टू रो L बाई A, लिख सकते हैं ना, रो L नीचे ऊपर और A नीचे और V बाई I। अब दिस V बाई I इज इक्वल टू रो L बाई A में जब हम देखते हैं स्टेडी स्टेट में किसी कंडक्टर के क्रॉस, जनरली नॉट एट एवरी इंस्टेंट, नॉट एट एवरी कंडीशन, V बाई I को हम लोग फिक्स करते हैं किसी कंडक्टर के लिए, फिक्स मानते हैं, और उसी फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को एक नया नाम हम लोग देते हैं जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, और कैसा कंडक्टर, तो ये सारी चीजें किस कंडक्टर के लिए हम लोगों ने अभी निकाला था, लिखा है किस कंडक्टर के लिए, जिसका क्रॉस सेक्शन फिक्स है A, है ना, वो ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में नहीं होगा ऐसा,
दिस रोयल बाई ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, दिस V by E। और यहीं से ओम्स लॉ भी निकलता है, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ या स्केलर फॉर्म ऑफ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो J इज इक्वल टू सिग्मा ही है ना, स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं किसका, ओम्स लॉ का। तो दिस V by I इज इक्वल टू रोयल बाई ए एंड दिस रोयल बाई ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, होती है ओम, है ना। तो वहां से क्लियर है कि रेसिस्टिविटी की भी एसआई यूनिट निकल जाएगी, ओम इंटू एरिया बाई लेंथ, यानी ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर, ओम मीटर किसकी हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की। 1 बाई ओम मीटर यानी ओम पे पावर -1 मीटर पे पावर -1 किसकी हो जाएगी, सिग्मा की हो जाएगी, है ना। तो सबकी एसआई यूनिट, सबका डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब बात हम लोग रेसिस्टेंस का, जब रोयल बाई ए किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात करें अगर हम लोग, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है ना। इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी अगर रो है, तो देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसे चेंज नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आगे, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स रहे तो रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा। लेकिन लेंथ और एरिया को हम चेंज कर सकते हैं, खींच के, दबा के, कुछ भी करके लेंथ और एरिया को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां से एक बात क्लियर है कि अगर मैं खींच दूं, है ना, स्ट्रेच कर दूं, सपोज मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं, तो स्ट्रेच कर देने से लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा, तो उस केस में रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपना एक फिक्स चीज है, बल्कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, केवल शेप एंड साइज जैसे फैक्टर्स पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच कर देता हूं ट्वाइस, है ना, स्ट्रेच ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब लेंथ को ट्वाइस करता हूं, तो अब ये कंडक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये लेंथ इसका 12 हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ A' हो जाएगा। तो खींचने से क्या होगा, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखना है कि कंडक्टर को खींच देने से, दबा देने से उसके वॉल्यूम पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। अगर एक लिमिट में खींचते हैं तो 12 और A', अब वॉल्यूम पहले जो है, यहाँ पे वॉल्यूम अगर इसका V0 है तो यहाँ भी वॉल्यूम V0 होना चाहिए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले AN, बाद में क्या हो जाएगा A' इंटू 12, LL कैंसिल, A' क्या आ जाएगा A बाई 2, यानी नया लेंथ 12 है और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बाई 2 है। तो नया रेसिस्टेंस R' क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा रो इंटू 12, लेंथ तो 12 है, बाई एरिया कितना है A बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4 रो L बाई A। रो L बाई A को अगर हम देखें तो रो L बाई A हमारा क्या था, तो रो L बाई A पुराना वाला रेसिस्टेंस था, ओल्ड रेसिस्टेंस। सो R' इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 4R। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि अगर लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए, है ना, लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा, तो 4 टाइम हो जाएगा, है ना। या कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, तो 300% से बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले R था अब 4R हो गया, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा R' माइनस R बाई R, चेंज इन रेसिस्टेंस बाई ओरिजिनल रेसिस्टेंस इंटू 100, यही परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो R' माइनस R, 4R माइनस R, 3R बाई R इंटू 100, RR कैंसिल, दैट इज 300%। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो एक चीज आप देख सकते हो कि लेंथ को चेंज करके, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके कैसे हम लोग रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं। हम लोग अब चैप्टर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब एरर कैलकुलेट करते थे तो एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B बाई C टू द पावर C, कुछ ऐसा है,
प्रोडक्ट के फॉर्म में पावर फंक्शन और पावर दिया हुआ हो उसके फॉर्म में जब कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ था, तो डेल्टा पी बाई पी दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन पी इज ए टाइम डेल्टा ए बाई ए प्लस बी टाइम डेल्टा बी बाई बी प्लस सी टाइम डेल्टा सी बाई सी, ऐसा लिखते थे। लेकिन ऐसा तब लिखते थे जब इन सब में ए बी सी में, मतलब ए बी सी में एरर दिया हो और पी में निकालना हो, पहली बात। और दूसरी बात, ये सारे के सारे एरर्स जो हैं कम है, 1%, 2% या 0.1% की एरर है। यहाँ पे अगर 15% और 20% जैसा चेंज आने लगे तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब तो बिल्कुल ए को 15% से बी को जो जितने परसेंट से भी दिया हुआ है बढ़ाएंगे घटाएंगे, बेजाबता पी का अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि पी कितना चेंज हुआ। लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं when the percentage or fractional error in A, B and C is less than 3 और 4%, 5% तक भी चलता है, लेकिन 5 से ज्यादा जब होने लगेगा तो आपका आंसर ओरिजिनल आंसर से डेविएट करने लगता है ना। तो उसी तरीके से ये जो हम लोग रेसिस्टेंस R बराबर रो एल बाई ए लिख रहे हैं किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का, तो एक बात, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, हमारा जो कंडक्टर है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब जब रो एल बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मान लो लेंथ में और रेडियस में जब आप मेजर कर रहे हो तो वो एरर 1-2% है, यानी कम परसेंटेज एरर है किसमें, लेंथ में और रेडियस में। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, अब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और आप जानते हो किसी कांस्टेंट की वजह से एरर का प्रोपगेशन नहीं होता है, तो रो बाई पाई की वजह से कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि आप मशीन से मेजर तो लेंथ और रेडियस को करोगे ना, इसलिए एरर भी उसी में होगा, आप जिसको मशीन से एक्चुअल में मेजर करते हो। रेसिस्टिविटी आप मेजर नहीं कर रहे हो, पाई तो पाई होता है 3.14, तो रो बाई पाई के कारण कोई एरर नहीं। तो जो भी एरर होगा लेंथ, और यहाँ पे आप के भी लगा दोगे, के इज ए कांस्टेंट, के पे डिपेंड नहीं किया है ना, तो रो बाई पाई की वजह से नहीं, तो यहां लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस आर की पावर 2 है तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। अब रेडियस में और लेंथ में फ्रैक्शनल एरर पता हो तो रेसिस्टेंस में फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा। इंटू 100 अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, हर जगह अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो हमारा परसेंटेज एरर इन, यानी परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस बराबर टोटल परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस, ऐसा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहीं पे ध्यान रखेंगे कि अगर लेंथ को 20% से आप बढ़ा दो, है ना, रेडियस को घटा बढ़ा दो अच्छे खासे परसेंटेज से, जो 10 के आसपास हो या 15 हो या उससे ज्यादा हो, तब ऐसे काम नहीं करेंगे, तब तो बिल्कुल लेंथ को बढ़ाएंगे, जो भी गिवन रहेगा बिल्कुल बेसिक से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को करने में। ऑलराइट, ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल रेसिस्टेंस निकालना देखा किसी भी कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना, रो एल बाई ए, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना होगा, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जैसे कंडक्टर का भी रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें देखना पड़ेगा, एक स्मॉल लेंथ लेकर के स्मॉल रेसिस्टेंस निकालना होगा और फिर उसे इंटीग्रेट करना होगा, तब जाकर के निकलेगा। ऐसे 1-2 फॉर्मूलाज मैं बता दूंगा जूम सेशन में, उसको ज़्यादा निकालने, मतलब उसे लर्न करने की जरूरत नहीं है कि अजीबोगरीब कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैसे निकलता है। यू हैव टू स्टिक टू फाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए कंडक्टर जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टिविटी रो है, तो हम जानते हैं कि इसका रेसिस्टेंस R क्या हो जाएगा, रो L बाई A, रेसिस्टेंस R हो जाएगा रो L बाई A। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं इसके हाफ पार्ट को, इफ हाफ ऑफ द पार्ट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ L, का मतलब समझिएगा कि अगर आधे पार्ट को, इसके आधे पार्ट को मुझे खींचना है और उस आधे पार्ट की लंबाई को L कर देनी है, then what will be the new resistance? I repeat the question, if half part
ऑफ द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ एल, का मतलब हाफ पार्ट की लंबाई पहले कितनी होगी, L/2 होगी, क्योंकि हाफ पूरे पार्ट की L है तो हाफ पार्ट की L/2 होगी। अब L/2 को मैं खींच करके L कर रहा हूं और बाकी L/2 जो पार्ट होगा उसको उसके साथ मैंने कोई खेल नहीं किया है, मतलब उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं की है, यानी ये हाफ पार्ट जो है हमारा वो तो ऐसा ही रहेगा जैसा था। लेकिन ये हाफ पार्ट की अगर हम बात करें, इस हाफ पार्ट की बात करें, तो ये जो L/2 था, दिस इज L/2 and this is also L/2. This half part is stretched like this, है ना, this half part is stretched like this. ये जो L/2 था, इस L/2 को मैंने L कर दिया है, ये तो L/2 था ही था। अब हम गौर करेंगे व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस। अब क्वेश्चन पूछा है कि R डैश न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, है ना। न्यू रेसिस्टेंस जब मुझे निकालना है तो मैं कैसे अब प्रोसीड करूंगा, तो देखिए गौर कीजिए। अब हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दो अलग अलग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस के हैं, एक ए का है और एक कुछ ए डैश का होगा, क्योंकि ये ए डैश मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्टेड मान सकते हैं, ये दोनों रेसिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्टेड मान सकते हैं। यानी इसका अगर रेसिस्टेंस R1 हो और इसका रेसिस्टेंस R2 हो तो मैं R डैश को R1 प्लस R2 बोल सकता हूं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 क्या हो जाएगा, तो R1 की बात करूं तो R1 हो जाएगा रो, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेसिस्टिविटी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, रो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 बाई एरिया कितना है, तो इसका एरिया तो A है ही है, प्लस R2 कैसे निकलेगा, तो R2 को निकालने के लिए पहले मुझे A डैश निकालना होगा। A डैश कैसे निकलेगा, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इतने हाफ ऊपर के हाफ पार्ट का वॉल्यूम निकालूं तो AL/2 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और नीचे वाले का निकालूं तो A डैश इनटू L हो जाएगा, A डैश इनटू L हो जाएगा, तो L L कैंसिल, A डैश कितना आ जाएगा, A डैश A/2 के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो एरिया A डैश है ये A/2 के बराबर हो जाएगा। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेंथ को 2 गुना किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, क्योंकि AL वॉल्यूम होता है, तो AL टू बी कांस्टेंट से, तो A डैश A/2 हो जाएगा। तो R2 क्या आ जाएगा, तो R2 की अगर मैं बात करूं तो R2 हो जाएगा रो, रेसिस्टिविटी कितनी है L, रेसिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी है L, और बाई एरिया A डैश कितना आ गया A/2। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगर अब इन दोनों को ऐड करूंगा, R1 प्लस R2 बराबर R डैश, यानी इसी दोनों को ऐड करने से मेरा R डैश आएगा, तो 2A और A का एलसीएम क्या आ जाएगा 2A, रो L तो यहां आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 रो L यहां आ जाएगा, so it is 5 रो L by 2A, this is the new resistance। अब देखिए रो L by A क्या है, आपका ओल्ड रेसिस्टेंस, पूरे वाले इस वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस था, और इसका 5/2 रो L by A आ गया, यानी वी कैन राइट R डैश जो आएगा वो आ जाएगा 5/2R, 5/2। अगर मेरे से कोई पूछता व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेसिस्टेंस, तो क्या करता मैं, फ्रैक्शनल चेंज मैं कैसे निकालता, फ्रैक्शनल चेंज हो जाता R डैश माइनस R बाई R, और अगर परसेंटेज चेंज करता कोई तो मैं इसी में R डैश माइनस R बाई R इंटू 100 कर देता। तो फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100 इज परसेंटेज चेंज। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़े होंगे, है कि नहीं। ऑलराइट, रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, है ना, ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया। रेसिस्टेंस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालते हैं आपको पता है, रो L बाई A करके निकालते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी जब तक कुछ मेंशन ना हो, रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब देखिए ये जैसे एक कॉन्सेप्ट और जानिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक कंडक्टर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टिविटी रो है, इसका मास कांस्टेंट होगा, है ना, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो तो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी चेंजिंग आप करो, अगर इसका
और डेंसिटी कांस्टेंट का, जैसे डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे कि दो या दो से अधिक तीन कंडक्टर्स रहेंगे, उन तीनों के रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ दिया रहेगा, लेकिन तीनों सेम मटेरियल का रहेगा। अब तीनों सेम मटेरियल का रहेगा, लेकिन लेंथ का कुछ रेशियो दे देगा, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दे देगा, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ देगा। अब ध्यान ये रखना है कि सेम मटेरियल के कंडक्टर का मतलब रेसिस्टिविटी सेम है ना, और डेंसिटी भी सेम। अगर मास कंजर्वेशन में लगा दूं तो ध्यान रखना है कि अगर इसकी डेंसिटी d है, रेसिस्टिविटी रो है, डेंसिटी d है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ l है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस R बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। मास अगर इसका m है तो हम लोग डेंसिटी क्या लिखेंगे, मास अगर सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम निकाल लें, डेंसिटी d क्या हो जाएगा, एवरेज डेंसिटी d मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा Al। तो मैं a को लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकता हूं, तो a इधर जाएगा तो m बाई dl लिख सकता हूं ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं मास बाई डेंसिटी इंटू लेंथ लिख सकता हूं, क्योंकि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम a इंटू एल है। तो अगर मैं यहां रख दूं रेसिस्टेंस को निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा रो एल, तो ठीक है भैया, और बाई a क्या हो जाएगा, तो बाई m इंटू dl ऊपर, तो मैं लिख सकता हूं रो डी एल स्क्वायर बाई एम। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो या डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट ऑटोमेटिकली, तो वी कैन राइट आर वेरीज एज, रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर बाई मास। यानी जब कभी कभी सेम मटेरियल के दो या दो से अधिक रेसिस्टेंसेस दे देगा और मास और लेंथ का रेशियो दे देगा, है ना, अलग अलग मटेरियल्स रहेंगे तो मास अलग अलग हो सकता है। जैसे कॉपर के ही दो कंडक्टर्स दे देंगे और कॉपर का दो कंडक्टर दे दिया, ठीक है ना, तो डेंसिटी सारे कॉपर्स की सेम होगी, रेसिस्टिविटी सारे कॉपर्स की सेम होगी, तो उनके रेसिस्टेंसेस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो लेंथ का स्क्वायर बाई मास। जैसे कॉपर का एक कंडक्टर है वो 5 ग्राम का है, कॉपर का 5 ग्राम का है, उसका लेंथ L1 है, कॉपर का दूसरा कंडक्टर है वो 10 ग्राम का है, उसका लेंथ L2 है। अब इन दोनों के रेसिस्टेंसेस का रेशियो जैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस टेक्निक को लगा देंगे, R वेरीज एज L स्क्वायर बाई M, R वेरीज एज L स्क्वायर बाई M, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर है ये सेम मटेरियल के लिए ही होगा, डेंसिटी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट माना है रो भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, रेसिस्टेंस हमने देखा, रेसिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप कीजिएगा। अब बात करते हैं ओम्स लॉ, जो हमने अभी देखा था। तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, है ना, आपने अभी बोर्ड के प्रिपरेशन में हाल फिलहाल पढ़ा होगा। यूनिवर्सल लॉ नहीं है का मतलब दुनिया के सारे कंडक्टर हमेशा नहीं फॉलो करते हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं, है ना। पहला कंडीशन तो ये है कि ये सारे के सारे कंडक्टर इसे नहीं मानते। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं उन्हें, है ना। जैसे मेटल्स मानते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा है हम लोग देखेंगे जो कि कंडक्ट तो करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ दिया हुआ है, VI ग्राफ, या डायोड का दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उन सारे ग्राफ्स को जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि वो चूंकि एनसीईआरटी के हैं इसलिए वो सीधे डायरेक्ट आ सकते हैं, है ना। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं, वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेटल के कंडक्टर एक सर्टेन रेंज में, वोल्टेज का एक रेंज है, बहुत हाई वोल्टेज पे भी नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे V वर्सेस I ग्राफ इज लाइक दिस, बहुत हद तक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर वोल्टेज और बढ़ाएंगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इधर की तरफ डेविएट कर जाता है ना। हाई वोल्टेज पे ये ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल बात है, इसे पढ़ लेंगे हम लोग, इधर की तरफ डेविएट करने लगता है। तो जहां तक एक प्रॉपर करंट और वोल्टेज के वैल्यू के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, अच्छी बात है। और इसका जो एंगल थीटा होगा, है ना, यहाँ का tan थीटा क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस R हो जाएगा, बिकॉज V बाई आई, V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा, और V बाई आई Y बाई एक्स, डेल्टा Y बाई डेल्टा एक्स tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये IV ग्राफ होता
तो tan थीटा 1/r हो जाता है ना। IV ग्राफ अगर ये होता तो tan थीटा 1/r हो जाता। जैसे मैं कहूं कि दो कंडक्टर्स के लिए VI ग्राफ ऐसा कुछ है, एक का ऐसा है एक का ऐसा है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये कंडक्टर 1 है ये कंडक्टर 2 है, और आपसे मैं कहूं कि किसका रेसिस्टेंस, किस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो VI ग्राफ है, y एक्सिस पे वोल्टेज और x एक्सिस पे करंट है, तो जाहिर सी बात है किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसका tan थीटा ज्यादा हो, क्योंकि tan थीटा ही रेसिस्टेंस है और tan थीटा उसी का ज्यादा होगा। ये दोनों थीटा एक्यूट है, तो 0 से 90 के बीच में थीटा बढ़ने पे tan थीटा बढ़ता है, इसलिए थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, so tan theta 2 will be greater than tan theta 1 as it is acute angle, so R2 is greater than R1, यानी कंडक्टर 2 का रेसिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी IV ग्राफ दे देता, तो IA वर्सेस V ग्राफ दे देता, तो उस केस में कंपैरिजन की बात होती, तो जिसका थीटा कम होता उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है कि नहीं, जैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें, दिस इज IV ग्राफ, this angle is 37 degree and this angle is 45 degree, है ना। this is for conductor 1, this is for conductor 2। अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो आपसे पूछा है R1 by R2 कितना होगा। तो देखिए IV ग्राफ है ना, तो IV ग्राफ का अगर हम tan थीटा निकालें, स्लोप निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, तो I by V 1/r होगा। तो यहाँ I by V अगर फॉर कंडक्टर 1 फॉर 1 I by V इज इक्वल टू 1/r1 दैट इज इक्वल टू tan 37, और फॉर 2 I by V इज इक्वल टू 1/r2 इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि V by I R होता, तो ये दोनों निकल गए। हमें R1 by R2 पूछा है, R1 by R2 कैसे निकलेगा, तो मैं 2/1 कर दूं, 1/R2 by 1/R1 कर दूं, तो R1 by R2 क्या हो जाएगा 2/1, इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1, यानी मैं इक्वेशन 2 कितना है tan 45 by इक्वेशन 1 कितना है tan 37, है ना, हो जाएगा। क्योंकि गौर करेंगे 1/R2 by 1/R1, तो R1 ऊपर चला जाएगा R2 नीचे आएगा। tan 45 कितना होता है 1, और tan 37 ध्यान रखना है होता है 3/4, तो 3 और ऊपर 4, so it is 4:3 is the answer, 4:3 is the answer।